हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 अप्रैल और आज के दिन होता है एक महापुरुष की जयंती। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज संविधान निर्माता थे और इनकी जयंती के अवसर पर एमजेटी एजुकेशन की तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो 14 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर को आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। और एक नई अपडेट दे दूं आपको दोस्तों, समझ लो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। ईरान ने ऑफिशियल तरीके से अटैक करना, खुल करके सामने से अटैक करना शुरू कर दिया है। इसकी अपडेट के लिए चैनल पर वीडियोज आ रही हैं लगातार, उनको आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शुरुआत करते हैं हम लोग कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसको 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा रसिया, और भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है सिट्रोएन, जो कि फ्रांस की कंपनी है। इसके अलावा इजराइल ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इसी पर ईरान ने अभी अटैक शुरू किया है, ड्रोन अटैक। 15 अप्रैल 2024 से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 10 दलीय अभ्यास शुरू होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मामले में दोस्तों टॉप पर है, 45वें स्थान पर है आईआईटी मुंबई, और साउथ एशिया रीजन में ये टॉप पर है। लैंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का प्रमुख बनाया गया है तरुण बजाज को। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और एचएन पोखरा के साथ साझेदारी की है नेपाल में। आईआईटी संस्थान जो है जोधपुर, ये रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर विकसित किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी एमजेटी एजुकेशन ऐप पर, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कीजिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व चगास रोग दिवस ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनाया जाता है 14 अप्रैल को। चगास रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चगास रोग जो है क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ के लोगों में ज्यादा होता है? तो ये साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका जिसे कहते हैं, और मध्य अमेरिकी देश जो होते हैं उनमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। चगास रोग में बेसिकली एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का जो मल होता है ना, उसमें प्रोटोजोआ पाया जाता है, और वो प्रोटोजोआ की वजह से ये रोग हो जाता है। काफी डिफरेंट टाइप का रोग है, लेकिन इस जो कीड़ा है, जो कीट है, उसका नाम है टियाट्रोमाइन। टियाट्रोमाइन जो है इस कीट के मल में पाया जाता है, वो प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से ये चगास रोग हो जाता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। काफी सीरियस ये रोग है, इसलिए खास करके वही दक्षिण अमेरिकी साइड में और लैटिन अमेरिका, मिडल अमेरिका जो देश है, उन देशों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वहां पर ज्यादा पॉपुलर है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मनाए जाने की घोषणा की 14 अप्रैल को, जिससे इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए। इसकी थीम है इस बार की डीलिंग विद चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग केयर। जल्दी से डिटेक्ट कर लो और लाइफ लॉन्ग के लिए केयर करने की कोशिश करिए। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चगास रोग समझ में आ गया। अब यहाँ पर अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको आप लोग रिवाइज करना चाहें तो कर लीजिए। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस और ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया, इसका सफल प्रक्षेपण किया? तो अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट जो है, इसका परीक्षण किया है रसिया ने, रूस ने। ये 9 और 10 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसको 9 को भी पोस्टपोन किया, 10 को भी पोस्टपोन किया, और उसके बाद फिर 11 को फाइनली इसने लॉन्च किया। यहां पर देखिए, रसियाज अंगारा A5 रॉकेट ब्लास्ट ऑफ इनटू स्पेस आफ्टर 2 अबॉर्टेड लॉन्च। 2 बार मिशन अबॉर्ट बोलना पड़ा, उसके बाद तीसरी बार ये लॉन्च किए। तो वोस्तोचेन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किए हुए हैं। इस रॉकेट में इसकी लंबाई अगर बात करें तो 54.5 मीटर की है। 3 स्टेज रॉकेट है। 3 स्टेज आप देखते हो ना, पहला स्टेज अलग हुआ, दूसरा स्टेज अलग हुआ, तीसरा स्टेज अलग हुआ, ऐसे ये 3 स्टेज में जाता है। वजन लगभग 773 टन का इसका है, और ये अंतरिक्ष में कितना ले जा सकता है पेलोड? तो 24.5 टन वजन का अंतरिक्ष में पेलोड ले जा सकता है। ठीक है ना। तो ये एक रॉकेट है, अंगारा A5 रॉकेट, रूस ने इसे बनाया है और लॉन्च किया है। अगला,
रूस से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हैं जो अभी चर्चे में आए थे करंट अफेयर के, उनको रिकॉल कर लीजिए। विनय कुमार जी रूस में भारत के राजदूत बने हुए हैं। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा हुआ है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ये अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाले का विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा ये 2024 वाला रसिया में होगा। भारत रूस बिजली आपूर्ति के लिए कुडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है जी। अगला, अप्रैल 2024 में जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का कौनसावां कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? तो जगजीत पावड़िया ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरी बार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, थर्ड टर्म के लिए चुने गए हैं। आर्टिकल देखिए द हिंदू का, इंडिया जगजीत पावड़िया री इलेक्टेड फॉर द थर्ड टर्म टू द इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे बोर्ड भी हैं, बहुत सारे बॉडीज हैं। उन बॉडीज में कई निकायों में भारत को नेतृत्व करने की इस बार जिम्मेदारी मिली हुई है। बहुत सारे निकाय हैं, उनमें से कुछ निकायों में भारत करेगा अध्यक्षता। ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जैसे ये तो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड हुआ, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति पर आयोग जो है उस पर भी 2025 से 2029 तक के लिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का कार्यकारी बोर्ड इस पर 2025 से 2027 तक के लिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड इसके लिए 2025 से 2027 तक, इन सब के लिए भारत को जिम्मेदारी मिली हुई है नेतृत्व करने के लिए। तो इनको जगजीत पावड़िया को कब तक के लिए? 2025 से 2030 तक के लिए। ठीक है, तीसरी बार इनको चुना गया और ये सब वोटिंग के तहत होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा नियुक्त किया जा रहा हो, तो ये वोटिंग के जरिए नियुक्त होते हैं। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, ठीक है ना, मतलब आपने देखा कि जैसे एक एक समरसिबल गया था, समरसिबल याद है आपको, जो गया था टाइटैनिक देखने, पिचक गए थे सब लोग, याद होगा। इम्प्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन क्या होता है? जब फटता है। इम्प्लोजन क्या होता है? जब चिपकता है। तो पांच लोग, चार लोग थे शायद, चिपक गए थे, उसमें दो लोग शायद पाकिस्तान के थे। यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने की बात हो रही है। अंतरिक्ष में जाने वाले तो भारतीय कई हो चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष में यात्री के रूप में एज ए पैसेंजर टहलने घूमने के लिए जाने वाले पहले बन गए हैं भारतीय। कौन? ये बन गए हैं गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा कोई बिलियनियर ही होता है जिसको जाने का मौका मिलता है ना। देखिए, तो ये हैं, ये पेशे से पायलट भी हैं और ये जाएंगे ब्लू ओरिजिन कंपनी के थ्रू। ब्लू ओरिजिन कंपनी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अमेजन की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, वन वेब जो है सुनील मित्तल की है, ब्लू ओरिजिन जो है इनकी है, स्पेस एक्स जो है वो एलन भैया की है। ठीक है ना, स्काई रूट और अग्निकुल कॉस्मोस ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज है। तो पायलट गोपीचंद थोटाकुरा ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे और इस कंपनी के थ्रू करेंगे। इस कंपनी का मिशन है न्यू सेफर्ड 25 NS-25 मिशन। तो इसके चालक दल के रूप में जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो क्योंकि अब उसी में वो यात्री भी हों, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी, अगर कोई दिक्कत आए तुम भी चला लो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो पर अभी कुछ दिन गए थे, कुछ दिन पहले शिखर पर। अगला, बाकी जेफ बेजोस को तो जानते ही हो आप, अमेजन के मालिक हैं। देखिए, पहले भारतीय के रूप में कुछ और रिवीजन पॉइंट देख लीजिए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ये मोंटे कार्लो मास्टर जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जी साथियान WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है ना, जिसकी बात अभी मैंने की वन वेब की। वन वेब एक्चुअल में है ब्रिटिश कंपनी, लेकिन इसमें ज्यादा शेयर सुनील मित्तल का है। अगला, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्चिंग की घोषणा की? तो इसरो के प्रमुख जो हैं वर्तमान में एस सोमनाथ साहब, इन्होंने 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने के लिए योजना की घोषणा कर दी ऑफिशियल तरीके से। कई बार मैं इसको बता चुका हूं आपको, टारगेट्स वगैरह जब लक्ष्य में बताता हूं तब भी उसमें मैं कवर करता हूं इसको, कि पीएम मोदी कई बार क्योंकि अनाउंस कर चुके हैं, जाकर के इसरो के हेडक्वार्टर में भी बोल चुके हैं कि 2035 तक हम लोग अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे और 2040 तक हम लोग चांद की धरती पर मनुष्य को पहुंचा देंगे। तो वो जो चांद की धरती पर मनुष्य को पहुंचाने वाला मिशन है ना, वही मिशन है चंद्रयान 4। मतलब चंद्रयान 3 के जरिए तो हम लोगों ने रोवर उतार दिया, वहां पर रोवर को घुमा दिया, वंदे मातरम भारत माता की जय बोल दिया, लेकिन अब की बार क्या होगा? अब की बार हम मनुष्य को भेजेंगे। तो किसी एक अंतरिक्ष यात्री को अभी भेजने के लिए फिलहाल ये कह रहे हैं,
हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए, एक के साथ किसी के साथ एक साथी भी भेज दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए किसी एक पैसेंजर को भेजेंगे चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की धरती पर। ये एस सोमनाथ साहब कह रहे हैं और इसके लिए ये मिशन शुरू कर चुके हैं ऑफिशियल तरीके से। ठीक है, तो पहली बार मनुष्य को भारत भेजेगा। वैसे चांद पर भेजने का दावा तो अमेरिका कहता आया है कि बहुत पहले ही वो भेज दिया था, ठीक है ना, 1969 में अपोलो 11 मिशन में। लेकिन अब वो कहां तक सच है कहां तक नहीं, ये क्योंकि डिबेट का विषय है। जिस टेक्नोलॉजी जिस दौरान वो भेज दिए थे भाई साहब, उस टेक्नोलॉजी के दौरान अब कहा जा रहा है अब भेजो, तो कह रहे हैं रुको 2025-26 तक तैयारी कर रहे हैं हम आर्टेमिस मिशन की, फिर भेजेंगे। ठीक है, तो अब इसी पर लेकर के डाउट होता है, तो कैसे 1969 में भेज दिए थे भाई, है ना। तो ठीक है, फिलहाल अमेरिका वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कब लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 के बारे में ये मोटा मोटा सब जान लो। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा। LV-M3M4 इसके रॉकेट का नाम था। ये रॉकेटवा का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 615 करोड़ में ये पूरा मिशन हुआ था, जितने में एक मूवी बनती है उतने में ये पूरा पूरा चंद्रयान 3 हुआ था, वहां पर पहुंच गए थे हम लोग। चंद्रमा की दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश थे। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले, मतलब की धरती पर लैंड करने वाले हम लोग चौथे देश थे। 5 देश अभी तक जा चुके हैं, भारत के बाद जापान अभी पहुंचा था वहां पर, ठीक है ना। इसके अलावा यूएसए, रूस और चीन पहले ही पहुंचे थे। अभी चंद्रयान 3 को 2 पुरस्कार मिले हुए हैं, एक एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, एक जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, 2 पुरस्कार मिले हैं। ले लो भैया स्क्रीनशॉट इसको आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले लो। ये इसरो के कुछ और मिशन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप सबको पता होगा जीके जीएस का ये जो सीरीज चल रहा है, ये क्लास चल रही है, सेकंड चैनल पर चल रही है। तो आप लोग एमजेटी एजुकेशन के सेकंड चैनल जो कि है एमजेटी एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखो। यहीं पर रेलवे के सभी एग्जाम्स और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। जीके जीएस का 3 एपिसोड हो चुका है, चौथा एपिसोड आज होगा। तो आप लोग जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने अभी गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है, नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया हुआ है। ये पार्क कैसा है? कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, जैसे आपको लग रहा होगा खेत है। खेत नहीं है, एक्चुअली में ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगाओ, जो आईफल टावर है ना, पेरिस में है ना आईफल टावर, जिसका आप लोग मतलब अपने बाबू सोना को कहते हो दिला दूंगा, तो उस पेरिस शहर का 5 गुना बड़ा कर दो क्षेत्रफल, उस पेरिस सिटी का, उसके जितना बड़ा इसका क्षेत्रफल है इस पार्क का। ये रीन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। रीन्यूएबल मतलब कि इसमें रीन्यूएबल टाइप की एनर्जी पैदा की जाएगी दोबारा से, जो कहते हैं ना अक्षय ऊर्जा, ठीक है ना। तो सोलर पैनल्स लगे हैं और इसके अलावा पवन ऊर्जा वाले लगे हैं, पवन चक्कियां लगी हुई हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जाएगी। 538 वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में है ये। खावड़ा में, कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। 30 गीगावाट की इसकी क्षमता के लिए अभी विकसित किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रोडक्शन इसका 2 गीगावाट का हो रहा है, आगे अभी अगले साल तक कह रहे हैं कि 5 गीगावाट कर देंगे। तो इनका कहना है कि 2026 तक हम 30 गीगावाट पहुंचेंगे और उसके बाद 2030 तक आते आते 45 गीगावाट पहुंचेंगे। ये बातें मैं आपको कुछ दिन पहले भी बता चुका था, जब मैंने बताया था कि 10 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाली पहली कंपनी बन गई है भारत की अडानी एनर्जी लिमिटेड। तब 10 गीगावाट वाला था, ये 30 गीगावाट की क्षमता का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 45 आगे 2030 तक टारगेट है इनका, ठीक है ना। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए लागत लगाए हुए हैं अडानी, और इनके प्रबंध निदेशक हैं विनीत जैन। बाकी मैं आपको सब बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? डिजिटल सर्विस एक्सपोर्टेशन की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रैंकिंग में। तो भारत है साथियों चौथे स्थान पर। यहां पर पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड पोजीशन पर है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पोजीशन पर है आयरलैंड, ठीक है ना। आप क्या सोचे थे चाइना होगा? नहीं, चाइना को इंडिया ने पीछे कर दिया है। इंडिया आ गया है फोर्थ पोजीशन पर और फिफ्थ पर आ गया है चाइना, ठीक है ना। चाइना और जर्मनी को पीछे करके भारत आ गया है चौथे स्थान पर, हालांकि टॉप 3 के बाद ही है अभी। इंडिया जम्प्स 17%, 17% की उछाल देखने को मिली है
डिजिटल सर्विस एक्सपोर्टेशन यानी निर्यात करने के मामले में। डिजिटल सर्विस एक्सपोर्टेशन क्या है? जैसे मान लो विप्रो वाले आ गए, टीसीएस वाले आ गए, ये लोग आकर के कहे कि चलो मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर बना दूंगा, तुम्हारा आईटी सर्विस कोई भी होगा वो कर दूंगा, तो मतलब डिजिटल सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे देशों को। या फिर यूपीआई वाले आ गए, कहे कि चलो हम आपके यहाँ यूपीआई चलवा देते हैं। तो ये सब डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में हम लोग 17% का उछाल किए हैं पिछले साल की अपेक्षा, और चौथे रैंक पर आ गए हैं। ठीक है, चाइना को और जर्मनी को पीछे कर दिए हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बात ध्यान रखना, क्योंकि वैश्विक निर्यात 2023 में डिजिटल सर्विस का रहा है 4.25 ट्रिलियन डॉलर। इसमें भारत जो है 17% की छलांग लगा करके कितना बिलियन डॉलर हो गया है? 257 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्टेशन ये भारत का है। रिपोर्ट जारी करता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक नाम से इसको जारी किया गया है, इस रिपोर्ट को। अगला, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि ये प्रसिद्ध जैनाचार्य हैं, और ये पहले भिक्षु, जैन भिक्षु बन गए हैं जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये प्रेस्टिजियस अवार्ड पा रहे हैं। तो पहले भारतीय ऐसे बन ही गए हैं। तो ये सम्मान दिया जाता है उनको जो अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा प्रोवाइड किया हो जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इनका दो चलता है एनजीओ, कौन कौन सा? अहिंसा विश्व भारत भारत और विश्व शांति केंद्र, इसके संस्थापक हैं, और इनको ये सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, सार्वजनिक भलाई और मानवता में इनके योगदान के लिए। अगला, ये कुछ और पुरस्कार सम्मान हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे डॉक्टर निकेश जैन मधानी ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड पाए हुए हैं, डॉक्टर कैतिक कोमरी राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार, प्रोफेसर मीना चरांदा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, विजय जैन टाइम्स पावर आइकन अवार्ड, मिसेल टेलाग्रैंड एबल पुरस्कार, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड, पीना अग्रवाल जेम्स की बैस को वैश्विक असमानता पुरस्कार, प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, अगला, हाल ही में किसे सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबीआई का संयुक्त निदेशक, देखो गैस फ्री कंटेंट दे रहा हूं, फटाफट से आपको कम से कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास है। जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, इतिहास भूगोल यहाँ पढ़ने नहीं आए हो, करंट अफेयर पढ़ने आए हो, तो 20 मिनट में 25 मिनट में आपको करंट अफेयर दिया जाता है, वो भी गैस फ्री कंटेंट। तो आप जो है इसको लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। और चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भैया कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 30 से 35% ऐसे लोग जो रोज वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं किए हुए हैं। कर लो भैया, कर लो। सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किए गए हैं अनुराग ठाकुर, आईपीएस अनुराग ठाकुर साहब, ये सीबीआई के नियुक्त किए गए हैं। देखिए, ये अनुराग कुमार अपॉइंटेड एट द ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, मेन वाले डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। मेन वाले डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। अब ऐसे मत बोलना किसी से कि मेन वाले डायरेक्टर, ये बोल देना महानिदेशक या निदेशक ही बोल देना। प्रवीण सूद है सीबीआई के, ठीक है। और ये कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला, 1963 में स्थापना हुई थी सीबीआई की। अगला, लास्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सीवीं बरखी मनाई गई? तो दोस्तों 13 अप्रैल 2024 को 105वीं बरखी मनाई गई है। बरखी क्या होता है कि एक प्रकार से एनिवर्सरी ही होती है, लेकिन निगेटिव टर्म्स में। एक्चुअली में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने इतिहास में जरूर ही पढ़ा होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 13 अप्रैल 1919 को, हालांकि इस पर मैंने आपको वीडियोस दी हुई हैं, गांधी युग में भी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था इसको एक्सप्लेन करके, गांधी युग की वीडियो देखना, उसमें है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून जिसे कहा गया। इसमें क्या था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के जेल में डाल दिया जाता था। तो इसको लेकर के दो वहां के जो रीजनल नेता थे, लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों ने प्रोटेस्ट किया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो वहां जलियांवाला बाग नाम से एक गार्डन था, वहां पर पीसफुल तरीके से, बैसाखी का भी दिन था, पीसफुल तरीके से सब लोगों ने इकट्ठा होकर के वहां पर प्रोटेस्ट करने का योजना बनाया, प्लान किया कि चलो शांतिपूर्वक ढंग से धरना करेंगे। तीन तरफ से दीवारें थी, सामने से आता है जनरल डायर सैनिकों को लेकर के, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। जलियांवाला बाग जो है वहां पर अभी भी ऐसा स्मारक बनाया गया है, और यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग ऐसे मरे थे गोलियों से, और बहुत सारे लोग तो
उस भीड़ में भगदड़ में दब करके मर गए। बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए थे, उनके ऊपर कई लोग कूदते चले गए तो वहां पर दम घुटने से मौत हो गई थी। तो बहुत ही दर्दनाक ये घटना थी भारत के इतिहास में। इसी को यहाँ पर हम लोग याद करते हैं। 105वीं शोक तिथि इस बार है 2024 में। इसको लेकर के महात्मा गांधी जी ने आगे चल करके असहयोग आंदोलन शुरू किया, कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि इसी को लेकर के छोड़ी थी। ठीक है, फिलहाल ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोज रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ भारत तीसरे पर है। तो भारत में है 67 यूनिकॉर्न, पिछली बार 68 थी, एक कम हो गई है, बायजूज चली गई है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में की गई थी। आज क्या बताना है? अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, यही क्वेश्चन है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, ये भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से डिटेल आंसर करने का कोशिश करना। ये वीडियोस भी देख लेना प्लेलिस्ट में, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।